छन 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 छन। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अली हैदर। हमारे मुल्क में इंडियन फिल्में बहुत शौक से देखी जाती हैं और अब बदकिस्मती से भारतीय ड्रामे भी शौक से देखे जाने लगे हैं। नाज़रीन, जो लोग भारतीय ड्रामे देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं, उन इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि भारतीय इंडियंस ड्रामा क्रिएट करने में, प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में काफ़ी महारत रखते हैं। और जिस तरह से कल वाक़या हुआ है भारतीय ऑक्युपाइड यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके बारामूला का टेरिटरी उड़ी में, और जिस तरह से वहाँ पर 17 फौजियों की हलाकत हुई है और इसका इल्ज़ाम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तहकीक के, बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर डाला। किसने? न सिर्फ भारतीय मीडिया ने बल्कि मोदी सरकार ने भी। यहां से इनकी मैच्योरिटी का अंदाजा होता है। नाज़रीन, उसके बाद ड्रामा क्रिएट किया गया जिसकी तस्वीरें हम आपको, जिसकी झलक हम आपको आज के शो में दिखाएंगे कि भारतीय मीडिया किस तरह से एक पहले से स्क्रिप्टेड, रचा रचाया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस बात से आप यकीनी तौर पर आगाह हैं कि इन फौजियों की हलाकत में अगर कोई हाथ है, अगर इंसर्जेंसी, अगर मिलिटेंसी शामिल है तो वो लोकल हो सकती है, फॉरेन फंडेड का इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि बुरहान वानी की शहादत के बाद से लेकर अब तक जो वाकयात हुए हैं इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि वह सरासर वहां की मकामी अपराइजिंग है। नाज़रीन, फौजियों की हलाकत जो हुई उसके बारे में जराए और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया दोनों जगह जो छपी हैं उनके मुताबिक एक पेट्रोल डिपो था जहां पर आग लगने से ये हलाकतें हुई हैं। लेकिन इसको मौका जानते हुए, यह देखते हुए कि यूएन जनरल असेंबली के अंदर भारतीय एट्रोसिटीज, भारतीय मजालिम का पर्दा चाक होने वाला है और न सिर्फ पाकिस्तान, कई ऐसे ममालिक हैं जो आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं कि जनाब भारत जो कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसको अपना हाथ रोकना होगा। इस पूरे खेल को देखते हुए अपनी हड़बड़ाहट को, अपनी बौखलाहट को ना छुपा सका भारत और बिलाखिर एक ऐसा ड्रामा रचा जिससे बल्कि उसकी अपनी ही जग हसाई हो रही है। यह पूरा वाकया, इसके बाद के असरात और नाजरीन यूएन जनरल असेंबली में जो एक नई टग ऑफ वॉर होने जा रही है, हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब स्पीच करेंगे इस बुध को, जबकि 26 को खिताब करेंगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब नहीं जा रहे। इसके बारे में कई बातें की जा रही हैं कि वो क्यों नहीं गए वहां पर, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सुषमा स्वराज इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जनाब जनरल राशिद कुरैशी साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं आप, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आप तशरीफ लाए। सर इफ्तिखार अहमद साहब, कोई ढका छुपा नाम नहीं है, सीनियर सहाफ़ी, मारूफ तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई। बल्कि इफ्तिखार साहब मैं पहले आपकी तरफ ही आता हूँ, थोड़ा सा मैं चूंकि डिफेंस के हवाले से बात करूंगा जनरल साहब से, जो धमकियां दी जा रही हैं क्रॉस बॉर्डर। इफ्तिखार साहब, आपको लगता है कि ये जो आपका भारतीय प्रोपेगेंडा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बाय कर रही है, खास तौर पे 100 से जायद हलाकतों के बाद जो कि 60 दिन के कर्फ्यू के दौरान हुई, बुरहान वानी की शहादत के बाद, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस लॉजिक जो भारत पेश कर रहा है, क्या अब उसको बाय कर रही है, उस पर उसका असर हो रहा है क्या? देखिए, फिल वक्त तो जो अगर आप अमेरिका का बयान पढ़ें तो महसूस होता है कि अमेरिका उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करता है, और बरतानिया का भी बयान अगर आप पढ़ें तो लगता है कि बरतानिया ने मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। अलबत्ता बरतानिया ने एक रियायत की, उन्होंने उसको इंडियन हेल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कश्मीर के बारे में, जो उनके तसल्लुत में, जो उनके ज़ेरे कंट्रोल है, और अमेरिका ने तो उसका भी तकल्लुफ़ नहीं किया। आपने ये जो बात की है बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आग जो लगी है वो वहाँ पे एक डिपो के अंदर वाक़या हुआ, डिपो की आग बहुत बढ़ गई और जिसके नतीजे में कैंप लगे हुए थे और उसमें जो उनके जवान थे वो उसका निशाना बन गए।
ये वाकया उस वक्त हो रहा है जब 3 महीने से कश्मीर के अंदर एक अपराइजिंग चल रही है, और वो अपराइजिंग सिर्फ वानी की हद तक नहीं रहेगी। लोगों का ख्याल था कि वानी के बाद ये अब की डेथ के बाद अपराइजिंग कम हो जाएगी, बल्कि अभी परसों जो लड़का 12-1 साल का शहीद हुआ, उसके भी जनाजे को अगर आप देखें तो क्या वो मिलिटेंट था? आप देखें ना इनका दिमाग कैसे है, कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो बच्चा भी मिलिटेंट था। नहीं, बच्चों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हम दुनिया में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो गली में भाग रहे हैं, उनको फौजी इंटरसेप्ट कर रहे हैं और फौजी उनको थ्रेट कर रहे हैं। एक औरत को जिस तरीके से घसीट के ले जाया जा रहा है, वो तो खैर दुनिया देख रही है। अब उन्होंने किया इसलिए कि एक आपने बिल्कुल सही नुकता उठाया कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे है, मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर इस मामले में कुछ शवाहिद पेश करें या कोई ऐसी बात करें और उसको रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव है। लेकिन जो खतरनाक बात मेरे लिए है वो कुछ और है। वो ये है कि मैं कल से इंडियन टेलीविजन को वॉच कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ। मैंने इतना जारहाना रवैया आज तक इंडिया के टेलीविजन पे नहीं देखा। गुज़श्ता रात उनके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, उन्होंने कल रात भी कहा कि हाँ हमने मुक्ति बाहिनी बनाई थी जी, और उन्होंने मुतालबा किया कि हमें हिंदू फदाईन बना के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। ये उनका ट्वीट जब मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं अभी जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो बरखा दत्त के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी जी, और उसमें भी एक नुक्ता नज़र ये था कि पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, आप वहाँ पे बमबारी करें, सेलेक्टिव बमबारी करें, वहाँ पे हेलीकॉप्टरों से आप शेलिंग करने का सोच सकते हैं, आप वहाँ पे कम से कम डैमेज करने के लिए बिल्कुल, मतलब ये बात इस वक्त हो रही है। साहब मैं आपका नुक्ता बड़ा अहम है जो इंडियन मीडिया में उठाया जा रहा है, और मैं चाहूंगा इस चीज का जवाब और बात जरा जनरल साहब से करें, क्योंकि वो ही वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड रिस्पांसिबल फॉर द हेल्म ऑफ अफेयर्स ड्यूरिंग हिज टाइम। जनरल साहब ये एक बात तो समझाइए, क्या पाकिस्तान को, क्या अफगानिस्तान या इराक समझते हैं कि इनका मीडिया जिस तरह से अब एक बम्बार्डमेंट कर रहा है कि पाकिस्तान में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, ये ऑप्शन भी है एयरफोर्स का इस्तेमाल करें, मतलब समझ क्या रखा है? एक बात। और दूसरी बात ये, आपको लगता है कि इतनी ऑडेसिटी है भारत की गवर्नमेंट में और वहां की आर्मी में कि इस सानेह को, जिसके अभी तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन तक नहीं की, उसको लेकर के अपनी फोर्सेस को मूव करेंगे बॉर्डर पर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो जो कुछ आपने कहा और फिर इफ्तिखार साहब ने कहा वो बिल्कुल सही और करेक्ट एनालिसिस है। जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि इतनी थ्रेटनिंग क्या कहें अल्फाज और सेंटेंसेस और we should be clear about it. Indian media is very clear what they are saying. We should be very clear about it, sir. सिर्फ भारत का मीडिया ही नहीं कर रहा, उनकी हुकूमत भी कर रही है। एंड राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे वेदर आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग डीजीएमओ उनके जो थे, उन्होंने ये बात की है। पहली बात तो कि ये पहले भी करते रहे हैं हमेशा। ये एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं इंटरनेशनली और नेशनली, जहां इनके अपनी आवाम को भी मोटिवेट हो कि पाकिस्तान के ऊपर एक हमला या एक ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए जिससे पाकिस्तानी कौम को और हुकूमत को दबाया जाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। पिछले 3 साल से जो कुछ हम देख रहे हैं, खा वो नवाज शरीफ साहब की बड़े दिल की मतलब उसको डिस्क्राइब करें या कहें कि वो बड़े फॉरगिविंग हैं या कहें वो बेहतर हालात चाहते हैं इंडिया के साथ। हम सब चाहते हैं बेहतर हालात इस माहौल में तो नहीं हो सकते ना सर, इंक्लूडिंग इंडिया। जब आपको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा है, उनका वज़ीर दाखिला आपको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रहा है जी, तो आई डोंट थिंक सो कोई गुंजाइश रह जाती है कि हम दोबारा आमों की पेटियां भेजें। हाँ बिल्कुल, मैं पहले यही कहना चाह रहा था ताकि वो ये ना लोग कहें कि ये तो फौजी है तो ये खिलाफ बात करेगा और इसके इंटरेस्ट में है या फौज के इंटरेस्ट में है कि कशीदगी पैदा हो। नहीं,
पाकिस्तान फौज के इंटरेस्ट में नहीं है, और हम नहीं, आई एम श्योर इस वक्त की फौज भी नहीं चाहती। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये करते क्या हैं, और अगर सोचें आपके जी मोदी साहब आके इधर रुक गए थे तो बहुत बड़ा जेस्चर उन्होंने कर दिया था, या नवाज शरीफ को दिल्ली बुला लिया तो बहुत बड़ा जेस्चर कर दिया। हमारे बंदे, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारी हुकूमतें बिल्कुल बिछ जाती हैं। ये आप आम की पेटियों की बात कर रहे हैं, साड़ियां भी भेजते हैं, बहुत कुछ अपनी शादियों पे भी बुलाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपने बड़ा आपने नुक्ता उठाया है जनरल साहब, आपने हुकूमतों का जिक्र किया है। हम जी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। इफ्तिखार साहब से मैं पूछ, वाकई हुकूमतें जिम्मेदार है, फ्रॉम मिस्टर मियां नवाज शरीफ टू जरदारी साहब, एंड देन इट डेट्स बैक टू मुशर्रफ साहब, एंड देन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आफ्टर दैट। तो क्या वाकई हमारी हुकूमतें इतनी जिम्मेदार हैं कि हमें हमारा हमसाया मुल्क अगर वहां पर इतना सा शोला भी जलता है तो हमें आंखें दिखाता है, जबकि हमारे हजारों लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, रॉ मुलव्विस है। काफी हद तक ये बात साबित भी हो गई है। क्या हम उतने वोकल हैं जितना इंडिया है? यहां पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे जी। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। भारतीय मीडिया जिस तरह से हर्जा सराई कर रहा है, बल्कि मैं शायद थोड़े से मुअद्दब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरह से वो ड्रामेबाजी कर रहा है, और वो ड्रामेबाजी साफ नजर आ रही है कि उस कवरेज, उस जर्नलिस्टिक एटीट्यूड को पीछे रखते हुए उनके अंदर उनका बायस, उनकी जानिबदारी नजर आ रही है, उनकी पाकिस्तान के लिए नफरत, पाकिस्तानियों के लिए नफरत जो वाज़े तौर पर हमें नजर आ रही है, जिसके गवाह इफ्तिखार साहब ने खुद भी फरमाया कि वो आज सुबह से इंडियन मीडिया को वॉच कर रहे हैं। मैं आपको एक झलक दिखाता हूं नाज़रीन। अरबाब गोस्वामी एक सीनियर जर्नलिस्ट है वहां के, वो किस तरह से कवरेज कर रहे हैं, किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कल के वाकये का जो उड़ी में पेश आया, और उसके बाद कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है इतना बड़ा जर्नलिस्ट। खुद मुलाहजा कीजिए पहले। All of India wants to see Pakistan punished. General Jaswal, tell us, as a military man, how should we respond? Nothing surprising, because deniability is in their DNA. As far as our reaction is concerned, you see, we have not been able to really put pressure on Pakistan diplomatically or politically. Diplomatic now, yes, we have. Now, once that has not really given results, we must act militarily. But let it be very clear to Pakistan that in future, if it ever deploys its tactical missiles, before it can manifest in terms of destruction on us, as a defensive action, we will destroy it right in its territory. So they dare not do that kind of a thing. मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता दूं, फिर अपने मामलों की तरफ चलते हैं। जनाब एंकर साहब पूछते हैं, तजिया कार साहब पूछते हैं कि पाकिस्तान को सजा किस तरह दी जाए, और जो साबिक सर्विसमैन वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि वी मस्ट एक्ट मिलिटरीली, हमें अपनी फौजी और अस्करी कुव्वत को इस्तेमाल करना होगा पाकिस्तान के खिलाफ। इफ्तिखार अहमद साहब, क्या आप समझते हैं कि एक पहला मामला तो ये कि क्या टेंशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि भारत इस मामले पर गौर करे, और क्या भारत में इतनी जुर्रत है कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ इस तरह का पंगा ले ले? देखें, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अभी उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है जो अभी थोड़ी देर बरखदात के प्रोग्राम में भी चल रहा है, हार्ड बॉल गेम। नो दिस इज ए हार्ड बॉल गेम इज समथिंग न्यू अंडर डिस्कशन। फिर उन्होंने एक बात जो की है वो कहा है कि जनाब, अब जरा लफ्ज सुनिएगा, गन्स डू दी टॉकिंग, इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन पाकिस्तान आर्मी, और हमको लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के मामले में हमें ताकत में फौकियत हासिल है, हमारी फौज तैयार है, सियासी क़यादत फैसला करे। देखिए, बात यह है कि ये मामले को बहुत तूल दे रहे हैं। उस तरफ बरामदास बुख्ती अभी थोड़ी देर तक टीवी पर आने वाला है, उनको उसका भी इंटरव्यू करके दोबारा दिखा रहे हैं कि उसको वो पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हैं। और बलूचिस्तान की बात की जो आपने मुझे जिस एंकर की स्टोरी सुनाई है, डे बिफोर येस्टरडे वो बलूचिस्तान के मामले को प्ले कर रहा था और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। बड़े आराम से सोचना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है जी। अफगानिस्तान का जो सदर है वो हमारे पे दबाव बढ़ाना चाहता है, इधर से ये बढ़ाव हमारे पे बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग अकल रखते हैं उनको चाइना का वो रोल नज़र आ रहा है कि जब इन्होंने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ मूव की
तो उसको सबसे पहले चाइना ने वीटो किया। एग्जैक्टली तो इस खिते में इस खिते में चाइना के साथ जो हमारी नई रिलेशनशिप है, अगर ये बरसों पुरानी है, लेकिन एक जो नई डेवलप हो रही है, और ये कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद जो सिंगल सुपर पावर का तस्वर था वो आहिस्ता आहिस्ता अब डिमिनिश होता जा रहा है। रशिया अपना रोल प्ले कर रहा है, चाइना अपना रोल प्ले कर रहा है। चाइना के साथ हमारा CPEC का मुआहदा है, और CPEC का मुआहदा चाइना के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये उतना ही नुकसानदेह हिंदुस्तान इसको अपने लिए समझता है कि अगर ये रूट डेवलप हो जाता है तो क्या। ये बात हिंदुस्तान के इल्म में है कि कोई धमकी, कोई अटैक, ये जो मिसाइल को हम उड़ने से पहले ख़त्म कर देने वाला तस्वर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मजाक नहीं हुआ है। इस खिते में पाकिस्तान की प्रेजेंस कोई एक खिलौना नहीं है जिसको ये इस तरीके से उड़ा देंगे। आपको पता है इससे पहले भी हमारी फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही हैं, और बड़ा क्लियर मैसेज उस वक्त की भी क़यादत ने इनको पहुंचाया था कि अगर आपने कुछ किया तो हम भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। तो मुसीबत है कि आप 1.5 अरब अफराद को जिंदगियों को तबाह क्यों करना चाहते हैं। आप कश्मीरियों को हक़े आज़ादी दे दें, उनकी बात को तस्लीम कर लें। 3 महीने से वहाँ पे वो मुकम्मल आप नाकाम हैं। आपने हर किस्म की कोशिश करके देख ली है, आपको तस्लीम कर, और तस्लीम किया भी है। अब 2-1 लोग ऐसे हैं जिनकी बातें मैं सुन रहा था, उन्होंने तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है अपना उस कश्मीर के अंदर। और फिर ये जो कल आग लगी है, इस पे भी जो माहिरीन हैं फौज के, वो कह रहे हैं कि ये बहस के वो वहाँ से दाखिल हुए या नहीं हुए, ये बात हैरान कुन है कि इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ वाले बॉर्डर पे, इतने ज़्यादा कंट्रोल बॉर्डर पे, इतने ज़्यादा बॉर्डर जिस पे इतनी गहरी सिविलियंस है और सिविलियंस है, उसमें से कैसे आगे, ये सवाल भी उठाया गया। और फिर एक सवाल में ये कहा गया गालिबन कोई टेक ओवर और हैंड ओवर हो रहा था, कुछ गार्ड्स की तब्दीली हो रही थी, कुछ वो भी वन ऑफ द रीजन बताएगी, अगर वो भी बताएगी। तो उससे ये मामले को इस तरह ना लिया जाए, दिस इज ए सीरियस मैटर। ये हॉट बॉल गेम और गन। सर मुझे ये लगता है इफ्तिखार साहब कि मैं कोई इंडियन ड्रामा देख रहा हूँ, लिटरली इट सीम्स वेरी स्क्रिप्टेड। कोई इंडियन मूवी, कमर्शियल मूवी देख रहा हूँ, कोई कमर्शियलिज्म बेचा जा रहा है। जनरल साहब, सर नाज़रीन की तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, डिफेंस का आपके पास ज्यादा नॉलेज है, क्या आपको लगता है कि भारत किसी भी तरह का, इस तरह का एडवेंचर जिस तरह के मीडिया में कहा जा रहा है कि जनाब हम इनके मिसाइल उड़ने से पहले फायर कर देंगे, अपने मिलिट्री एक्शन करें हम, क्या ऐसा कोई एडवेंचर कर सकता है? एंड इफ इट इज एनी रिमोट पॉसिबिलिटी, हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं उसको? पहली बात तो जी मुझे तो हंसी आई जब मैंने इनके आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव को सुना जो उसने कहा अबाउट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और उसको किस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे। नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात की है उन्होंने। और ये सारा ड्रामा जो है, ये सारा जो प्लान है, मुझे लग रहा है ये एक ऐसी टेंशन इधर नेशनली और इंटरनेशनली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको असल तकलीफ जो हो रही है वो चाइना और पाकिस्तान के करीब आते हुए CPEC की डेवलपमेंट में, उसमें फ्यूचर में क्या होगा और किस तरह इंडिया बिल्कुल एक साइड पे रह जाएगा कंपेयर टू द नॉर्मल ट्रेड रूट जो चाइना के साथ बाकी दुनिया का शुरू हो जाएगा। असल तकलीफ वो है। नंबर 2, कश्मीरी पीस लविंग पीपल हैं, धीमे मिजाज के लोग हैं, लेकिन जब रोज उनके बच्चों को और बेगमात को और भाई और बहनों को मारा जाएगा तो अपराइजिंग होगी। और ये डिनाइबिलिटी में रहते हैं, ये डिनाई करते रहते हैं कि कश्मीर में कोई इशू ही नहीं है। इंटरनेशनली भी लोगों को कहते हैं कि ये तो हमारे डीएनए में है। दिस इज व्हाट ही सेड। जी वो तो इट्स इन देयर डीएनए रादर। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इस तरह ये और डीएनए की बात करना कोई इखलाकी बात है? सर इखलाक से गिरी हुई हरकतों में तो एक हिस्ट्री है, एक तारीख जो है, जो उस पर हम इंशाल्लाह अल्लाह से प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, इसमें अगली बात में जो अब हम जरा थोड़े से और लॉजिकल चीजों पर आते हैं। लेट्स टॉक मोर प्रैग्मेटिक अबाउट इट। सर आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब की बार जो कि कश्मीर में भारत कर रहा है, 100 से ज्यादा लोग जान से जा चुके हैं, आपने 12 साल के बच्चे की बात की,
अगर कोई इंटरनेशनल फोरम पर जाके बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो कैसे पॉसिबल है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस इशू पर आऊंगा, कैसे पॉसिबल है नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जिसने पिछले 3 महीनों के अंदर एक ऐसी जगह पर जहां पर वो काबिज है वहां के मासूम शहरियों पर पैलेट गन्स बरसाई हैं, 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं जिनमें बच्चे खवातीन भी शामिल हैं और 100 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं। वो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करें और कंपेयर करें इन दोनों टेरिटरीज को जो कि एक डिस्प्यूटेड है और एक सॉवरन मुल्क का इंटेग्रल पार्ट है, वो उसको कंपैरिजन भी कैसे कर सकता है। भोंडी और बेवकूफाना हरकत है जो कि इंटरनेशनल फोरम पर होने जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, अभी ब्रेक में मैं ट्वीट एक पढ़ रहा था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। उन्होंने कहा है सेक्रेटरी कैरी कॉल्स ऑन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन न्यूयॉर्क, यानी मुलाकात हुई है अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैरी साहब से। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर नून लीग की कारकुन और मेंबर तहमीना दौलताना साहिबा। बहुत शुक्रिया तहमीना साहिबा आपके वक्त का। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक छोटा सा जो है एतराज कह लें, तहफ़्फ़ुज़ात में से एक छोटा सा जो एतराज वो ये है कि जनाब जिस तरह से इंडियन मीडिया आता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसा वाकया हो पाकिस्तान अपने मुल्क में, जैसा कि राजनाथ का अपना ट्वीट आपने सुना होगा कि उसने तो टेररिस्ट स्टेट ही डिक्लेयर कर दिया ना, वो कि ये गैर जिम्मेदाराना बात है, लेकिन ये बड़े ही आउटस्पोकन होते हैं इस मामले में जब इनके अपने मुल्क में कुछ होता है। तो ये इल्जाम लगता है जनाब मियां साहब पर, आपकी गवर्नमेंट पर, कि आप उतने वोकल नहीं होते जब भी ऐसा कोई वाकया पाकिस्तान में हो। नहीं जी, हम काफी वोकल होते हैं। हमने किसी चीज को दबा के नहीं बात करते हैं, हम बड़ी खुल के बात करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो सही नहीं है। कश्मीर में क्या उनको खून नजर नहीं आ रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तानी या मुसलमानों के खून के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि वो लोग तो पाकिस्तानी फ्लैग तक उठाते हैं और अगर वो पाकिस्तानी फ्लैग उठाते हैं और उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं या उनको ट्रेटर कहा जाता है तो वो बेचारे बड़ी मुश्किलात में आ जाते हैं। और उन्होंने तो एक दफा तो फ्लैग एक काव के ऊपर लगा दिया कि अब आप मारे हमें, उस काव को मारे। उनके लिए तो होली काव है ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम किसी लिहाज से हम कोई वर्ड्स को मिन्स नहीं करते, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए तो मियां नवाज शरीफ की वहां पर तस्वीरें जलाई जा रही हैं और उनकी पुतलियां बना बना के जला रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने उनको याद दिलाते कि यूएनओ की जो डिक्लेरेशन है उसको आप याद क्यों नहीं करते? यूएनओ की डिक्लेरेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, अगर हम थोड़ी सी इसमें कोई शक नहीं, मैं आपने जो फरमाया ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, आप सीनियर मेंबर हैं। इस बात को थोड़ा और अगर क्लियर करें, थोड़ी क्लैरिटी पैदा करें, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट इस बात की कायल है, ये मानती है कि इसमें रॉ मुलव्वस है, भारतीय हाथ मुलव्वस है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो क्या आप भारत को भी, आपको लगता है कि टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए जिस तरह से भारत हमें कर रहा है? देखिए ना जी, भारत के अंदर कोई एक मूवमेंट तो चल नहीं रही, वहां तो 15-20 मूवमेंट चल रही हैं और वो उसकी जगह कवर करने के लिए वो कहते हैं जी बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रही है। बलूचिस्तान में तो कोई मूवमेंट नहीं चल रही। वो मूवमेंट जो भी है वहां पर परेशानी क्रिएट करते हैं, वो तो परेशानी क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के लिए। और गिलगित में उन्होंने कहा जी मूवमेंट चल रही है। गिलगित में लोगों ने, अवाम ने खड़े होकर कहा जी हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दी कर रहा है भारत, तो दहशतगर्द रियासत कहें क्या उसको? फिर हम हुकूमती सतह पे हमें भी कहना चाहिए क्या ऐसा? इंटरनेशनल फोरम पर हमें यह बात उठानी चाहिए कि देना देखे हमारे मुल्क में हजारों लोग जान से गए। वो दहशतगर्द नहीं है। उन्होंने सिख मूवमेंट को क्रश किया, उन्होंने थ्रू आउट तमिल मूवमेंट को क्रश किया। एवरीवेयर जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कंट्रीज है उसके इर्द गिर्द सारों का वो बिग ब्रदर बन के हर जगह उसने दहशत फैलाई हुई है। साक के अंदर एक पॉजिटिव, साक में एक पॉजिटिव तरीके से काम क्यों नहीं चल रहा? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है,
कि वो हर जगह बिग ब्रदर बन के सिर्फ क्रशिंग के अंदर करते हैं, न तो हम सब मिलके अगर नेबरिंग कंट्रीज का मिलके बहुत अच्छी तरीके से वी कैन मेरा मतलब ट्रेड विद ईच अदर, अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, टूरिज्म बढ़ सकता है, मगर उनका एटीट्यूड ही एग्रेसिव है। हाँ, अच्छा, हम पे बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी तस्दीक फरमाइए, इफ्तिखार साहब भी फरमाइए और मैडम आप भी फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही अपनी स्पीच में गालिबन नाम लेकर कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिया था और रॉ का नाम लिया था, और बड़ा एक्सप्लिसिटली उन्होंने जो है वो कहा था कि अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इफ्तिखार साहब, एम आई राइट, ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे जिन्होंने ये बात की थी? Obviously, adventure from India cannot be tolerated. नहीं सर, लेकिन क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने ये बात एक्सप्लिसिटली नाम लेकर की थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और रॉ का नाम लिया था अपनी स्पीच में? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज रेक्टिफाई मी। Can you refer me the occasion when he said this thing? सर, मैं असल में जो चीज एस्टैब्लिश ये करना चाह रहा था कि आई नो दैट आई एम रॉन्ग, मैं वाकई गलत हूं, मैं गलत फैक्ट पेश कर रहा हूं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा था, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था। और देखें, आप जैसे सीनियर सहाफी अगर इस बात को रिकॉल नहीं कर पा रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कब कहा था, इसमें फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि प्राइम मिनिस्टर इतने क्लियर नहीं थे, उन्होंने ये बात कभी नहीं की। तमीना साहबा, यही शिकायत है मैडम कि प्राइम मिनिस्टर साहब इतने एक्सप्लिसिट क्यों नहीं होते अपनी तकरीरों में, हालांकि सरहद पार से तो सीधे सीधे नाम लेके धमकियां दी जाती। देखिए, बात सुने, शायद हम ज्यादा सेंसिबल तरीके से बिहेव करते हैं। वजह क्या है? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हिज जॉब इज टू क्लियरली टेल द एनिमी व्हाट इज द सिचुएशन। And same goes for the Prime Minister as well, ma'am. I would like to say one thing, कि हम जिस पोजीशन में इस वक्त बैठे हैं, जी, आपकी पाइपलाइन ने गुजरना है तो हमारे थ्रू ही गुजरना है। आपकी सब कुछ, आप ये सोचे कि जब गिलगित में हमारी सी पैक का डेवलपमेंट की बात हुई, इंडिया ने थ्रेटन किया जी, तो उसका जवाब चाइना ने दिया है। आपकी सी पैक की वजह से अब बहुत से जवाब हमें देने की जरूरत भी नहीं। मैं खुद भी एक सियासतदान हूँ, कई दफा फजूल दूसरे जो हमारे मुखालिफ सियासतदान होते ऐसी बातें करते हैं, हर चीज का जवाब देने की जरूरत भी नहीं होती। चले ठीक है, मुझे ब्रेक यहां पर लेनी है। इफ्तिखार साहब से मैं पूछूंगा कि क्या वाकई ये हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, बतौर एनालिस्ट वो क्या समझते हैं कि दुरुस्त है कि हम हर चीज का जवाब ना दें, खास तौर पे जब सरहद पार से हमें ये धमकी दी जा रही हो कि खुदा ना खासा वी विल न्यूक यू, हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को आपकी तरफ मोड़ देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, हम किसी भी तरह का ऑपरेशन, हम हॉट परसूट कर सकते हैं आपके मुल्क के अंदर, जो कि मैं समझता हूं बलूचिस्तान में काफी हद तक उनकी इंसर्जेंसी में उनका हाथ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और एक और अहम मुद्दा, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच जिस पर सबकी नजरें हैं, क्या वो तमाम चीजें जो मुद्दा सामने रखना चाहिए उस तकरीर में, जब तमाम बड़े ममालिक के सरबराहान हमारे सामने मौजूद होंगे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी उस प्रिपरेशन पर या अपनी उस जो केस सामने रखने वाला जो तैयारी है वो मुकम्मल कर चुके हैं? ये तहमीना साहब से भी बात करेंगे और इफ्तिखार साहब से भी, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। इफ्तिखार अहमद साहब प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वाहिद उम्मीद है कौम की जो यूएन जनरल असेंबली में जाके इस मुद्दे को सिर्फ उठाएंगे बल्कि एडवोकेट करेंगे, और हमारी कोशिश तो यकीनी तौर पर यही होगी कि हम कन्विंस कर सके सरबराहान मुमलिकत को, जो दीगर सरबराहान मुमलिकत है उनको, कि जनाब वाकई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो वो ज्यादती है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो इंडियन कह सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड इंसर्जेंसी है। तो आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर की हमारी गवर्नमेंट की तैयारी इतनी है? मुझे यकीन है कि वजारत ख़ारजा ने पूरा उनको ब्रीफ किया होगा और उनकी जो स्पीच है वो प्रॉपरली वेट होगी और उसमें हर पहलू को देखा होगा, और हर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है रॉ की इन्वॉल्वमेंट की,
बलूचिस्तान के हवाले से उसका हवाला भी मुमकिन है वो दें, और जो इस खिते में हिंदुस्तान की एग्रेसिवनेस बढ़ रही है वो भी बात ज़ेर बहस आएगी, क्योंकि सी पैक का जो मंसूबा है ये यकीनी तौर पे न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कुछ उलझन का बायस है, बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी है और कुछ अमेरिका खलीजी रियासतों के लिए भी है, जिनको खलीजी रियासतों के लिए भी है। अमेरिका के लिए तो खैर इतना नहीं हो, अमेरिका शायद बहुत दूर बैठा है, क्योंकि फौरी तौर के ऊपर जब हमारी ये जो डीप पोर्ट है जहाँ पे जहाज़ बहुत अंदर आके लंगर अंदाज हो सकते हैं, बजाय बहुत दूर लंगर अंदाज होके फिर फेरिस के ऊपर ये छोटे जहाज़ों पे माल अनलोड करने में उससे कंपैरेटिवली बेहतर है। एक बात। दूसरी बात है कि बलूचिस्तान की मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा मीडिया भी उसी ट्रैप में आहिस्ता आहिस्ता फंस गया जिस ट्रैप में हिंदुस्तान आपको फंसाना चाहता है। अच्छा, कुछ साल पहले एक कांग्रेस के एक आदमी के एक रुकनी बेंच के सामने 5-6 बलोची पेश हुए और उन्होंने शोर मचाया कि बलूचिस्तान में ज्यादती हो रही है। इससे पहले मिसिंग पर्सन का केस आपको शायद याद हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि हजारों लोग मारे गए हैं। जब तफसीलात मांगेंगी और जब उसको नैरो डाउन किया गया और फिर उनकी बाकायदा डिटेल देखेगी, नाम देखेंगे, पता किए गए भी कौन है क्या है, और उस मिसिंग पर्सन केस में पाकिस्तान का जो सिविल सोसाइटी थी उसका मौका बड़ा क्लियर था कि हम मिसिंग पर्सन के मामले में मिसिंग पर्सनस के साथ हैं, क्योंकि अगर आपको किसी के खिलाफ ट्रायल करना भी है तो आप उसको पब्लिक ट्रायल में लेके आए या उनको कम से कम बताएं कि आपने गिरफ्तारी क्यों की है। हमारी सिविल सोसाइटी सोई नहीं रही और ना ही पाकिस्तान के सियासी लोग सोए रहे, तो वो हमारा एक इंटरनल प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये चौथी दफ़ा इंसर्जेंसी जो वहाँ पे हो रही है, दिस इज द फोर्थ टाइम 1973 से लेके अब तक। और वो जो बलोच है जो हमारे दोस्त तो सर यहाँ पर सिविल सोसाइटी नजर नहीं आती, जब इंसर्जेंसी होती है तो ये सिविल सोसाइटी उस वक्त कहाँ पर खुद भी सो जाती है जाके? नहीं, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखें हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ मुझे सोशल मीडिया से तो पता लग रही है ना, मुझे और तो कोई जरिया नहीं है। ठीक है सर। मसलन ये जो सारी जो ये उन्होंने इस्तेमाल की गन और वो जो बच्चियों की और औरतों की तस्वीर आई, तो ये मीडिया के वाले थे कि कोई सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने इस्तेमाल की, नेट पे आई, नेट से हमने देखी और फिर हमने उनको कंडेम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम है, हर मुल्क के अपने सूबाई मामलात में प्रॉब्लम होते हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों 2 सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि एक पूरा का पूरा सूबा बंद हो गया, वहां पे बंदे मर गए, आगे लग गई, कारें जला दी गई, तबाही कर दी गई। तो क्या हमारे प्रेस ने तो परवाह नहीं की? तो उनका प्रेस जो उनका हॉस्टाइल प्रेस है वो कंट्रोल्ड है राह के जरिए, इसलिए वो जरूर से ज्यादा उसको खेलता है। और दुनिया के अंदर एक मसला है कि दुनिया इस किस्म की चीजों को जल्द खरीद लेती है और ये हमारी एक प्रॉब्लम है। मैंने 20वें मरतबा ये कहा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी गुजारिश की थी एक मुलाकात में कि जनाब आप अपने जो दुनिया भर में सफारतकार हैं उनसे कहें कि वो अपने अपने सफारतकारों में मुकामी पाकिस्तानियों को बुला के, वहाँ के मुकामी जर्नलिस्टों को बुला के, दारुल को बुला के, प्रोफेसर्स को बुला के, टीचर्स को बुला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के 100 ममालिक हो। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। मैं सिर्फ तमीना साहबा से जाते जाते एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनसे ये सवाल भी मेरा यही है कि मैडम, इंटरनेशनल फोरम पे आपको नहीं लगता कोशिशें कुछ और तेज होनी चाहिए? अभी हाल ही में कुछ डेलीगेशंस फॉर्म किए गए थे जिनमें पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे और बहुत माजरत के साथ कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऐसे भी थे जिनकी वीडियोस भी बाद में सोशल मीडिया पर चली कि उनको ये नहीं, इस बात का इल्म नहीं है कि महबूबा मुफ्ती आखिर कौन है, अली गिलानी कौन है। तो आपको नहीं लगता थोड़ा और सीरियस होके, संजीदा होके गवर्नमेंट अगर इस इशू को इंटरनेशनली टेकअप करे तो फवायद इसके हासिल हो सकते? मेरा ख्याल है जी ये इशू काफी सीरियसली टेकन अप है और आप जो सोच रहे हैं कि ये हम टेक अप नहीं कर रहे, आप शायद ये एक चीज भूल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इज ऑल्सो कश्मीरी।
कश्मीरी है तो कश्मीर का इशू आपको लगता है कि वो बेहतर टेकअप कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब एक कश्मीरी और कश्मीरी जो होता है उसको खुद कश्मीर का कि, और वो वहां से इंडिया से आए थे। हम लोग तो जो कहते हैं ना, हम लोग तो है लोकल लोग जी, मगर हमारी रगों में भी वो खून है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। ठीक है, क्योंकि जो लोग वहां से आए थे हमने बड़ी कोशिश की कि उनको आगे हम सही तरीके से। अच्छा मैडम, I'm really sorry, वक्त मेरे पास चूंकि खत्म हो चुका है। आई विश इस पे और बात हो सकती है। इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। तमीरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट ये अच्छी बात कर दी मैडम ने कि कश्मीरी है प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो कश्मीर का दर्द भी उनको, खैर सीरियस तो वो है लेकिन दर्द भी रखते हैं क्योंकि वो खुद भी कश्मीरी है। लेकिन नाज़रीन संजीदा बात यह है कि हमें मजीद कंसर्न होके और एक वाजे क्लियर पॉलिसी के साथ कश्मीर के इशू को लेकर के चलना होगा। सिर्फ लोकली नहीं, खास तौर पे हमें बैनुल-अक़वामी सपोर्ट चाहिए है, जो कि इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है एक दो ममालिक को छोड़ करके। इंडियन प्रोपेगेंडा, इंडियन मीडिया इस वक्त गो के हर्जा सराई कर रहा है, गो के मैं अपने अल्फाज में कहूं ड्रामेबाजी कर रहा है, लेकिन हमें भी फोर फ्रंट पर आके अपने मौक़िफ़ को न सिर्फ डिफेंड करना होगा बल्कि प्रोजेक्ट करना होगा। इसके साथ ही दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।